हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और पूरे मन से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर डेली क्लासेस चल रही हैं, कल रक्षाबंधन स्पेशल की क्लासेस थी जो 1.5 घंटे की क्लासेस थी। पहला वीडियो था, उसके बाद कोई टेक्निकल इशू के कारण वो उसका सेकंड पार्ट नहीं आ पाया था, साथ में ऐड नहीं हो पाया था, तो हम उसको उसमें सेकंड पार्ट में मैथ्स पेडागॉजी थी, कंटेंट पार्ट भी था, प्लस संस्कृत का भी कहना था बहुत सारे फ्रेंडों को मैम संस्कृत क्लास भी दीजिए, तो उसमें संस्कृत की भी क्लास उसमें ऐड थी। अगर आप लोगों ने नहीं देख पाया है तो जाकर के सेकेंड पार्ट को भी जस्ट उसके नीचे लिंक के नीचे दी गई है, तो सेकेंड पार्ट भी आप उसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थोड़ा सा खेद हमें यह है कि जितना उम्मीद किए थे कि आप सब लाइव बने रहेंगे उतना तो नहीं हो पाया, बट आपने कोशिश की होगी, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप सब पर। इसलिए अपने भरोसे को हमेशा बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। तो आज भी मैं आप पॉजिटिविटी अपनी बनाए रखे हैं और मुझे आप जिस तरह आपके ऊपर मुझे भरोसा है उसी तरह आप भी अपना भरोसा बनाए रखिए। तो चलिए, हम जैसे डेली क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, डेली रात्रि 9 बजे आपको 9 PM पर डेली आपको क्लासेस यहाँ पर दी जाती है ना। तो यहाँ पर डेली क्लासेस के अनुसार आप अपने नोटिफिकेशन के तहत आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन के तहत आइए। यहाँ पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैम लिंक क्यों नहीं सेंड की है ना। तो आप यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो आपको डेली क्लासेस को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चाहे जहाँ कहीं भी रहेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप यहाँ पर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो अपने सेशन की ओर चलते हैं। सेशन के चलने और से पहले बता देते हैं कि जो कल गिफ्ट था हमारा रक्षाबंधन स्पेशल मेरे भाई बहनों के लिए है, जो स्पेशल जो तोहफा है वो ये है कि डेली संडे को जैसे हम यहाँ पर टेस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डेली यहाँ सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पर एक आकलन के तरीके मैंने एक टेस्ट रखा है। हर संडे को वो टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आप जितने सभी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन जितने फ्रेंड्स मेरे पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से जिसका फर्स्ट रैंक आएगा, सबसे अधिक नंबर जिसके आएंगे, जिसके सबसे अधिक नंबर आएंगे और सबसे फर्स्ट उसका आंसर रहेगा, उसी को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा, उसको 100 रुपीज़ से पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर डेली, एक ही दिन नहीं, डेली संडे को ये टेस्ट रखा जाएगा। तो आप डेली आनंद ले सकते हैं पुरस्कार का भी और साथ ही साथ अपने आकलन का भी, है ना। पुरस्कार यहाँ मायने नहीं है, मायने आपका आकलन भी है। तो मैं आपका एक आकलन का तरीका भी रहे कि मैं आपका आकलन भी ले पाऊंगी कि आपकी तैयारी कैसी, जो मैं पढ़ाती हूँ तो क्या आप समझ पा रहे हैं नहीं, और यहाँ पर मेरी तरफ से पुरस्कार भी छोटा सा हो जाएगा। तो यह हर संडे को हुआ करेगा। तो आप अपने सभी साथियों को जोड़ लें ताकि वो सभी इसका फायदा उठा पाए, है ना। चलिए, तो चलते हैं। तो अपने तोहफे के समझ पे आप भी हमें तोहफा दीजिए और अपने फ्रेंडों को सभी को जोड़ लीजिए। चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए, है ना, क्योंकि जो कंटेंट बनता है वो सभी के हिसाब से मैं यहाँ पर बना रही हूँ ताकि सभी लोगों तक जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे और आप तक ये कंटेंट रहे। तो आप शेयर कीजिए और जितना आपसे हो सके उतना शेयर कीजिए, उतने साथियों को जोड़िए। चलिए, चलते हैं अपने क्लासेस की ओर चलते हैं। तो ये यूट्यूब पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम में लिंक दी हुई है। तो आप डेली यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली की क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, PDF आपको डेली का मिलेगा। तो आपको जैसे बहुत सारे फ्रेंडों को कहना है कि मैम हमें पुरानी PDF सेंड करा दीजिए, वीडियो सेंड करा दीजिए, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली का क्लासेस का वीडियो मिलेगा, वहीं पर आपको डेली का PDF भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। तो इस समस्या का भी यहाँ पर निदान हो जाएगा। चलिए, चलते हैं अपने सेशन की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं प्रतिबद्ध हूं आप सबकी तैयारी के लिए, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के, है ना। चलिए, चलते हैं। तो आज का अपना टारगेट रख लीजिए। आज का टारगेट आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आज आप अपने हिसाब से कितना टारगेट बनाकर रख रहे हैं, अपने कौन से टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन के सबसे पहले आप शेयर बैक होकर के शेयर करके आइए ताकि सभी फ्रेंड जुड़ जाएं। आज थोड़ा मेरी तबियत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पर डेली रूटीन जो है हमारा वो बिल्कुल बिगड़ने पाए, क्योंकि जीवन में संतुलन और समय और अपनी डेली रूटीन जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बहुत ही विपरीत परिस्थिति ना हो तभी, पर थोड़े बहुत में नॉर्मल स्थिति में अपना रूटीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर डेली क्लासेस ले रहे हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। आज के EVS का पार्ट है, इसमें सभी क्लासेस को, सभी टेट एग्जामों को देखा गया है कि यहाँ पर जितने टेट एग्जाम हैं, CTET हो, MP टेट हो, UP टेट हो, तो सभी एग्जामों को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, मिक्स टाइप क्वेश्चन है इसमें। कंटेंट EVS कंटेंट भी है, साइंस का कुछ पार्ट भी है इसमें, और प्लस इसमें पेडागॉजी भी 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। तो चलिए अपने सेशन की ओर। सेशन के चलने से पहले सब्सक्राइब, अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चल देखते हैं
क्या है, तो यहाँ पर पहला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? देख लीजिए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। इसका क्या होगा इसका राइट आंसर? पहला ऑप्शन है सौर मंडल है, या मौसम है, या ऊर्जा है, या भोजन है। सभी लोग आंसर कीजिए। तो देख लीजिए क्या है, थीम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? थीम की बात की गई है। तो आपकी कितनी ईवीएस में कितनी थीम है? आप बताइए कितनी ईवीएस में थीम है? सभी लोग आंसर करें, कितनी थीम है हमारी ईवीएस में? तो हमारी टोटल कितनी है? टोटल 6 थीम है। कितनी है? टोटल 6 थीम है ना? कौन कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है, पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फिर फूड है, फिर शेल्टर है, फिर ट्रेवल है, फिर क्या है? बी एंड मतलब चीजों को हम कैसे बनाते हैं। 6 थीम है हमारी। टोटल कितनी है? 6 थीम है। उसी थीम के अंतर्गत यहाँ पर सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर बात क्या है? विषय वस्तु की थीम है। तो यहाँ पर सौर मंडल भी हमारी थीम नहीं है, मौसम भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है। तो हमारी थीम यहाँ पर क्या है? भोजन है, फूड है ना? तो ये हमारी थीम के अंतर्गत आता है। चलिए, इसी थीम के अंतर्गत क्या क्या बातचीत की जाती है? पोषण के बारे में बात की जाती है, खान पान, बीमारी वगैरह, जितने भी यहाँ पर सेशन इनमें क्वेश्चन बनते हैं ये सब फूड से ही बनते हैं, है ना? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर कीजिए, सभी लोग शेयर भी करके आइए। सभी फ्रेंड मन लगा के ईमानदारी से शेयर करके आइए। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? तो आपने देखा होगा कि प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले होते हैं, है ना? कि मतलब कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका आप आंसर किस तरीके से करते हो कि मैं ब्रॉड तरीके से कर पाते हो। कुछ ऐसे आंसर होते हैं कि जो आप वन लीनियर मतलब कुछ ही शब्द उसमें बता पाओगे। जैसे अब क्या होगा, मान लीजिए 2+2 क्या होगा? 2+2 क्या होगा? 4 ही तो होगा ना। तो इसका तो कोई आंसर ये तो नहीं होगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ बताइए? इसी तरह से मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये बंद अंत वाले हो जाएंगे, है ना? मतलब इनका जो आंसर है वो कैसा है? वो बंद है, मतलब क्लोज है। इनका फिक्स आंसर है ना? अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या करते हैं? कक्षा 5 के एक शिक्षक का जो सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5 के शिक्षक क्या करते हैं? ये एक सवाल देते हैं, कहते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए। तो जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है यहाँ पर क्या दे रहे हैं? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। और दूसरा क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन पर सवालों की प्रकृति कैसी है? इन पर पेड़ों की सवालों की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पर देखिए, आंसर कीजिए। यहाँ पर एक सवाल देते हैं कि पहला क्या देते हैं? यहाँ पर कक्षा 5 के शिक्षक क्या दे रहे हैं? सवाल क्या दे रहे हैं कि पहला पर दे रहे हैं कि 5 लाभ लिखिए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। और दूसरा क्या दे रहे हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इन दोनों जो प्रश्नों की इनकी प्रकृति कैसी है? क्या बंद अंत वाले हैं या मुक्त अंत वाले हैं? तो आप आंसर कीजिए कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है? आंसर कीजिए सभी लोग। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर? मुक्त अंत वाला अभिसारी है। मुक्त अंत वाला अभिसारी, ए जो ऑप्शन दिया है, क्योंकि पहला 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ना। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। और दूसरा क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि बी क्या है? बंद अंत वाला अभिसारी। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कि ए वाला कैसा है? मुक्त अंत वाला है, और दूसरा कैसा है? बंद अंत वाला है। फिर तीसरा क्या है? सवालों की प्रकृति कैसी बताइएगा। फिर दूसरा कैसा है? ए कैसा है? मुक्त अंत वाला, और दूसरा कैसा? बी बंद अंत वाला। फिर सी कैसा है? ए कैसा है? बंद अंत वाला अभिसारी है, बी मुक्त वाला। और चौथा क्या कह रहा है कि ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी कैसा है? मुक्त अंत वाला अभिसारी है। देख लीजिए कैसा है? 5 लाभ लिखिए, है ना? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा, है ना? बात जब किसकी हो रही है यहाँ पर? बंद अंत वाले की और मुक्त अंत वाले की। तो देखिए क्या कैसे होगा यहाँ पर। पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहले वाला क्या है? यहाँ पर ये बंद अंत वाला है। कैसा है? बंद अंत वाला। दूसरा मुक्त अंत वाला है ना? तो जब देखेंगे हम अपने ऑप्शन की, 5 लाभ, कोई क्या पूछ रहा है? 5 लाभ, तो आप 5 ही लाभ तो बताएंगे, छठवां लाभ, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है।
जो ऑप्शन है यहाँ पर फिक्स कर दिया कि आपको टोटल 5 ही लाभ लिखना, आपको कोई छठवां पार्ट नहीं लिखना है या छठवां लाभ आपको नहीं लिखना है ना। तो ये आपको फिक्स कर देगी। जैसे अपन देखें 2 + 2 = 4 हुआ, तो आपको अब एक ही आंसर दिया आप ना। अब यहाँ पर क्या बता, यहाँ पर टोटल 5 फिक्स कर दिया कि 5 ही लाभ लिखना, तो ये भी आपका फिक्स ही हो गया है। यहाँ पर आप छठवां यहाँ पर लाभ नहीं लिख सकते हैं। बात जब सेकेंड क्वेश्चन की क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब बात अंत प्रश्न वालों की हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात होगी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार टेट एग्जाम में बनते हैं कि बात जब किसकी होगी कि क्या होगा, क्यों होगा, तर्क वितर्क प्रकृति, इन सब की जो बात होगी, ऐसे कुछ शब्द इंक्लूड होंगे, तो वो कैसे होंगे, वो अंत वाले होंगे। वो कैसे होंगे, वो होंगे मुक्त अंत वाले, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया था, पर ये आप सबके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलने से पहले आप शेयर कर दीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए। कल वैसे संख्या कम थी, मैं बहुत थोड़ा दुखी भी थी कि जिस हिसाब से मैं मेहनत की थी वो संख्या कम थी, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आप सबने कोशिश की होगी। शायद आप लोगों ने कोशिश की, उसके हिसाब से उतना सफल आप भी नहीं हुए, हम भी नहीं हुए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी थे, क्या आप लोगों ने समझ पाया कल का सेशन कैसा था, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, है ना। चलिए क्या आप लोगों ने समझ पाए थे या नहीं, है ना। तो देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ईवीएस में एक्टिविटी कराई जाती है, गतिविधि कराई जाती है आकलन के लिए। बच्चों क्या करेंगे, मतलब कि आखिर बच्चा आकलन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करें, उससे क्या होता है, बच्चा ऑब्जर्व कर, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा बच्चा उतना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएगा। हाँ, ऑब्जर्व गतिविधि कैसी हो, बच्चा भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सर बस उसमें इंक्लूड हो, मतलब कि मैं यहाँ पर सब बताया जा रही हूँ, ये आपको ऑप्शन ना दूं कि आप भी कुछ पूछ सको, है ना। तो ये ऐसी गतिविधि नहीं होगी, गतिविधि ऐसी हो कि जो आप भी उसमें कुछ रिएक्ट कर रहे हो, मैं भी कुछ रिएक्ट कर रही हूँ, है ना। ऐसी गतिविधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, कौन कौन सी गतिविधि, चित्र पढ़ना, श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण या उपयुक्त सभी। तो आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट हो जाएगा, है ना। चित्र पढ़ना भी, इससे क्या बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, पढ़ रहा है, खुद ही पढ़ रहा है, वो चित्र पढ़ रहा है तो उससे भी ऑब्जर्व कर रहा है। श्यामपट्ट का उपयोग हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने हाथ का ही श्यामपट्ट में लिखेगा तभी तो। हस्तपरक में तो जब हस्तपरक अनुभव की यादें तो और भी ज्यादा कि करके सीखिए, तो बोर्ड पे करके ही सीख रहा है बच्चा, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गतिविधि आपकी सही हो जाएगी। फील्ड भ्रमण की बात आएगी, इससे बच्चा ऑब्जर्व कर, भ्रमण पे ले जाओ। जैसे आपकी ट्रेवल यात्रा पर आप कुछ बच्चों को क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, अब बच्चे की क्या करें, जब आप ट्रिप पे ले चलिए उस बच्चे को, तो ये क्या करेगा, बच्चा साथ में जाएगा, घूमेगा, तो वो भी उसको कहीं ना कहीं वातावरण घूमने का, उसको भी ट्रिप में जो आनंद मिलेगा तो वो भी उस बारे में कुछ बता पाएगा। तो अब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये सभी गतिविधियां ईवीएस कक्षा की सभी गतिविधियां हैं ये, और ये जरूरी गतिविधियां है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। रमेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। रमेश कौन सी कक्षा के हैं, कक्षा 4 के शिक्षक हैं, और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। बच्चों क्या चाहते हैं कि बच्चों कक्षा 4 के शिक्षक हैं रमेश, और बच्चों को वृक्ष के संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि संवेदनशील हो जाए बच्चे, मतलब कि सतर्क रहें, उनका महत्व समझे पेड़ों का, है ना। तो ये सब उनकी अवधारणा बनाना चाहते हैं। तो बनाने के लिए कुछ योजना बनाते हैं कि मतलब बच्चों को क्या बताना है, महत्व बताना है, वृक्षों का महत्व बताना है। तो इसके लिए वो क्या बना रहे हैं, कुछ वो योजना बना रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है, यहाँ पर कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए कि एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। क्या करना कि पहला ऑप्शन देखिए, एक पौधे को अपनाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो योजना बना रहे हैं सर बच्चे के लिए कि बच्चा पौधों का संरक्षण समझ पाए कि पौधों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो इन सबको बताने के लिए और क्यों इस तरह ये एक्टिविटी जो बताई जाती है, क्यों पेड़ों को बचाना जरूरी है, कहीं ना कहीं हमको फायदा मिल रहा है उससे, है ना। हमें फायदा मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। चलिए तो बात यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त पेड़ों के संरक्षण के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना।
एक पौधे आप क्या करोगे, बच्चे को संरक्षण पौधों के बारे में बताना है तो बच्चे को क्या करोगे कि सबसे पहले बच्चे को क्या कहोगे, एक पौधा अपनाने की, कि आप क्या करिए आप कि सबसे पहले एक पेड़ लगाए, बच्चे को क्या करें, एक पेड़ लगाने के लिए कहेंगे। फिर उसका पोषण करें, उसको कहेंगे कि बच्चे यार तुम जिस पेड़ को लगाए हुए हो उसको डेली पानी दिया करो, पोषण, क्योंकि पोषण भी तो जरूरी है। जैसे हम हैं तो ठीक है, तो हम बिना खाना के तो नहीं रह सकते हम, है ना, एक दिन फास्ट रहते तो आफत आ जाती है ना। तो बात यहाँ पर पोषण किया, तो पोषण हमको तो चाहिए ना, खाना पीना तो चाहिए हमको, तभी तो हम आपके सामने लाइव आ पाएंगे, वरना तो हालत देख ही लेते हैं ना। खाना एक जैसे लड़कियां तो ज़्यादातर फास्ट रहती हैं, वो तो जानती होंगी, है ना, लड़के भी रहते हैं बट कम रहते हैं थोड़ा सा, तो उनको तो हालत पता ही होगी कैसे क्या होता है, एक दिन पोषण नहीं मिलता तो खाना पानी नहीं मिलता। तो यहाँ पर बात ऐसे पेड़ पौधों को भी जरूरी है, हर व्यक्ति को जरूरी है, हर जीव को जरूरी है, पौधों को जरूरी है, जीव को, जंतु को, सभी को जरूरी है पोषण, है ना। ये बचने की सिर्फ मनुष्य को ही जरूरत है, हर पौधों को भी चाहिए, जीवों को भी चाहिए, जंतु को भी चाहिए, सबको चाहिए, पशु को भी चाहिए। तो फिर बात जब सेकंड की आएगी तो पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करने की, बच्चे पौधों को पोषण भी देना जरूरी होता है। इसके लिए प्रेरित करेंगे शिक्षक बच्चे को कि समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाएंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थी ग्रुपिंग में बनाते, ग्रुपिंग में उनको बच्चे और दूसरों से ऑब्जर्व करें, फिर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर देंगे, या पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे, राइट ऑप्शन क्या है, अगर आप किसी बच्चे को समझा रहे हो पौधों के संरक्षण के बारे में, पौधों की उपयोगिता के बारे में, उसके महत्व के बारे में, किसी पौधे के बारे में, तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में कौन सफिशिएंट है जो आप उसको बताओगे, उसको समझाओगे इसी ऑप्शन से। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आंसर कीजिए सभी लोग, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें, पौधों को अपनाने के लिए कहेंगे, उनका पोषण करने के लिए कहेंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा। तो बात इसकी आएगी कि पोषण करने के लिए और विद्यार्थी को प्रेरित करेंगे हम, काहे के लिए, हम पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की पेड़ों को लगाना चाहिए, उनको पोषण देना चाहिए, पानी देना चाहिए, ये सब चीज़ हम बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा आसानी समझ पाएगा, हाँ सही बात है, सर सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है। आप यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है कि नाइट्रोजन है, या क्लोरीन है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ये बहुत क्वेश्चन बनता है हर बार, अम्ल वर्षा से क्वेश्चन बनता है, ताजमहल से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, आए हुए क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर आप सबके बीच लाई हूँ, ताकि आप इसे भी रिपीट कर सको, रिविजन कर सको, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, ताजमहल को पीले होने के कारण है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इनके ताजमहल के पीले होने का यही कारण है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ताजमहल क्या कर रहा है, पीला कर रहा है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लीजिए, जहां पर जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं ये मिक्स क्वेश्चन है, और ये आए हुए टेट के एग्जाम के हैं। यूपी टेट से कोई क्वेश्चन यूपी टेट से, तो कोई सी टेट से है, तो कोई एमपी टेट से, तो कोई रीट से क्वेश्चन है, ये सभी टेट से आए हुए हैं। तो ये हर एक टेट के थोड़ा सा यहाँ पर जो पैटर्न है वो चेंज है, बाकी जो कुछ पार्ट ऐसे के सेम है, इसीलिए मैं लेके आया ताकि आपका सभी का एक साथ रिवीजन हो सके। आप ज्यादा कंटेंट लेकर के चलेंगे तो आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा, चीजें और भी आसान, इतना भी नहीं पढ़ना है, बट जो जरूरी है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आ ही रही है, आ भी चुकी है, कुछ की टेट की सी टेट की तो भी नहीं आई है, आने वाली है, बट आपको तैयारी अपनी बरकरार रखनी है। आपको डेट से कोई मतलब, डेट तो वो बताता है कि आपको इस दिन एग्जाम हॉल में जाना है ना, डेट आपको ये निर्धारित करता है कि आपको एग्जाम हॉल में कब जाना है, कितने तारीख को जाना है, बट आपकी तैयारी जो ये बताती है कि तैयारी करके हम जा रहे हैं, बिना तैयारी के जा रहे हैं। कुछ लोग बिना तैयारी के जाते हैं, कुछ लोग तैयारी करके जाते हैं। तो आपको तैयारी से मतलब है कि अपनी तैयारी आपको रखना है ना। देख लीजिए सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है, ये किसके समिति में बनाई गई थी, ये बलवंत राय मेहता की समिति में ये बनाई गई थी। ये समिति त्रिस्तरीय जो समिति है वो बलवंत राय मेहता की समिति में बनाई गई थी। देख लीजिए क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सा यहाँ पर त्रिस्तरीय में आएगा। क्या ग्राम पंचायत आता है, या जनपद पंचायत आता है, जिला पंचायत आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते, संविधान से क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस में, हर बार 1 से 2 नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, ईवीएस से बनते हैं, मतलब ईवीएस में संविधान से बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे कंटेंट है, कुछ ऐसे चैप्टर है, कुछ पार्ट है कि हर टेट एग्जाम में आते हैं और हर बार आते हैं। तो आपको 1 या 2 नंबर से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक। जैसे मैप से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, है ना, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बलवंत राय मेहता समिति में तीनों स्तरों को प्राथमिकता दी गई थी, ग्राम पंचायत को भी, जनपद पंचायत को भी और जिला पंचायत को भी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, तब तक मैं पानी पी लेती हूं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए सभी, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा कि सोवियत संघ है, या सेकंड फ्रांस है, थर्ड क्या आयरलैंड है, या फोर्थ क्या है ब्रिटेन है। तो आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर कीजिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन है ये, है ना, कि आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं सिद्धांतों से, नीति निर्देशक संविधान से तो क्वेश्चन बनते ही, बताई हूं मैं आपको, पहले भी क्वेश्चन दिखा चुकी हूं। नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर शेर, यहाँ जैसा कि हम नाम से ही स्पष्ट है, शेर है, यहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। ये तो एक फेमस क्वेश्चन है, हर बार टेट एग्जाम में आता है। परियोजनाओं से, उद्यानों से और अभ्यारण्यों से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र होगा, या गुजरात होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या मध्य प्रदेश होगा? आंसर कीजिए सभी फ्रेंड, आंसर कीजिए। और सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, झूम के शेयर कीजिए, ईमानदारी से शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि मेहनत कर कंटेंट ला रही हूं आप लोग, तो उसका महत्व समझिए और सभी फ्रेंड्स को अपने जोड़िए, है ना। चलिए, तो फिर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है ना। चलिए सेकंड, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कि निम्न में से जल प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत नहीं है। आंसर कीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन क्या है? उद्योग है, सेकंड क्या है? बिजली संयंत्र है, फिर थर्ड क्या है? कृषि है, फिर क्या है? तेल रिफाइनरी है। आंसर कीजिए कि जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत नहीं की बात की गई है। किसकी? नहीं की बात की। उद्योग जल प्रदूषण में क्या सहायक नहीं होते, या बिजली संयंत्र नहीं होते, या कृषि नहीं होती, तेल रिफाइनरी। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, कृषि वैसे आपको किसी से नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। तो ये कृषि में क्योंकि पेड़ पौधे भी रहते, तो हमको वैसे भी आप फायदा होते हैं, हमारे जीवन के लिए फायदा होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि। कृषि जो है जल प्रदूषण को किसी भी तरह, ये जो बिंदु स्रोत नहीं है की बात की गई है, जल प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है? कृषि नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर यह कृषि नहीं, जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ये बाकी सब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर का मेला कई बहुत, वैसे भी अब ये संध्या राठी वाला जो आपने सीरियल देखा होगा, है ना, स्टार प्लस में पहले आता था, तो ये तो बाकी सभी फेमस सीरियल था, तो सभी जानते होंगे। तो ये पुष्कर का मेला का, मेले से भी क्वेश्चन हर बार बनता है, त्योहारों से क्वेश्चन बनता है ना, तिथियों से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आया करता है कि ये गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है ना, और ये क्या बोलते, त्योहार से जो क्वेश्चन बनते हैं, बिहू कहाँ का है त्योहार है ना, ये सब क्वेश्चन, गणगौर कहाँ मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन त्योहारों से, उत्सवों से, तिथियों से, कब कौन सा दिन मनाया जाता है, जैसे रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है ना, पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, या अमावस्या के दिन मनाया जाता है, कब, इस तरह से तिथियों से क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए हर टेट एग्जाम में तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जयपुर में पुष्कर मेला लगता है, या उदयपुर में लगता है, या जोधपुर में लगता है, या अजमेर राजस्थान में लगता है। ये तो फेमस है, तो आपको मालूम है कहाँ क्या है राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर, बताइए, गेस कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजमेर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर संध्या सजाती थी मेला में सूरज के साथ। ठीक, चलिए, तो ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आज चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी कोरोना का बहुत सारे सीरियल बंद थे, तो अब स्टार्ट ही हो गए होंगे शायद तक। चलिए देख लेती हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
चलिए, वैसे एक बात ध्यान से दे लीजिए आप कि जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं माने कि मैम आप लाइव हमसे बात नहीं कर पा रही है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप में कमेंट करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में आप डाल दिया करिए, है ना। परेशान हो जाते हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो हम रिप्लाई करेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम रिप्लाई करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा टाइम दे पाएँ, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने डाल दिया करिए, आपको हम यहाँ पर आंसर डेली बताया, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हम आपको बताया करेंगे, है ना। और अब हमें ये भी कोशिश करेंगे कि एक दिन हम डाउट सेशन भी यहाँ पर रखें, है ना। पर वो कब होगा, वो लाइव क्लास में ही हो पाएगा। तो जल्द ही हम लाइव क्लास पा जाएंगे अगर आप सब सहयोग देंगे। तो यहाँ पर लाइव आप 50 100 आप टारगेट बना लीजिए, आज का 50 है, नेक्स्ट का 100 हो, अपना टारगेट बना करके चलिए, क्योंकि हम तो एक फैमिली हो चुकी है ना। तो हम तो अब चाहेंगे कि हम भी आगे चलें, आप भी चलें, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि जितना ज़्यादा फैसिलिटी लाइव में भी, प्रीमियर में अभी मिल रहा है आपको, लाइव के जैसे हम चैट में आपको रिप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे आपने तुरंत क्वेश्चन किया तो मैं आपसे तुरंत रिप्लाई कर पाऊँ, ये मुझे अभी ऑप्शन नहीं मिला यूट्यूब से, है ना। वो मिल सकता है तभी कि जब आप यहाँ पर लाइव क्लास के लिए जितने ज्यादा आप जोड़ेंगे उतने जल्दी हमको वो भी चांस मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मैम को जल्दी मिल जाए ताकि हम रूबरू हो पाए, बातचीत कर पाए, और यहाँ पर डेली हम क्या कर पाए, हर संडे या सैटरडे को हम डाउट सेशन एक ले पाए। हम बिल्कुल आपको ये नहीं होने देंगे कि पेड बैच है या फ्री बैचेस में आप पढ़ रहे हो, हम आपको सारी क्लास, जल्दी हम आपको मैथ्स के कंटेंट पार्ट दिलाने वाले हैं। कौन सा पार्ट, मैथ्स का पार्ट, हम आपको कंटेंट पार्ट दिलाने वाले, और डेली मैथ्स की क्लासेस रहेंगी, है ना। और जल्द ही 2 या 4 दिन के बीच में हम आपके लिए लाइव क्लास देने वाले हैं उसी का मैथ पार्ट का, है ना। तो कंटेंट पेडागॉजी तो पढ़ा ही रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का पार्ट भी आपको, कंटेंट पार्ट भी देंगे, बट उसके लिए आपको तो 50 करना पड़ेगा लाइव ना, है ना। कुछ तो आपको भी मानना पड़ेगा हमारी बात, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को नुकसान हो रहा है, तो मैथ्स का पार्ट भी मैं उन्हें दिलाऊं, है ना, क्योंकि हमारी फैमिली हो आप सब ना। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल पीछे ना जाए, अगर आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं तो कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के ही जाए, है ना, और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, मन से भी और तैयारी से भी। चलिए, तो यहाँ पर ज्यादा बातें करते हुए, जब बातें करना भी थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं मोटिवेशन, है ना। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अरावली से निकलती है, यह लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर से, कहाँ से निकलती है, आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और यह बहुत इजी क्वेश्चन भी है, आंसर कीजिए, इसमें समय लगने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ से निकलती है गंगा नदी, गंगोत्री से निकलती है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए, किसके द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस दिन को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए किस दिन को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। क्या 15 अक्टूबर को किया गया है, या 8 मार्च को किया गया है, या 5 जून को किया गया है, 16 सितंबर को किया गया। आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर कीजिए सभी लोग, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी हमारा पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हर प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पर्टिकुलर एक कंटेंट से नहीं बनता है कि एक ही पार्ट से क्वेश्चन बने, है ना। यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं मल्टीपल क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ताकि आपको बिल्कुल रियलाइज ना हो कि बस हम ईवीएस में पेडागॉजी ही कर रहे हैं या ईवीएस कंटेंट पार्ट ही कर रहे हैं, मिक्स पार्ट करेंगे, ताकि हम चीज़ों को, हर तरह के क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते चलें, है ना। चलिए, क्योंकि आज की दुनिया कैसी है, मल्टीटास्किंग है ना, तो हमको भी बनना है। भारत में फलों के अंतर्गत, भारत में जो फल पाए जाते जितने भी, उसके अंतर्गत सर्वाधिक कौन सा है। भारत में सर्वाधिक फलों के अंतर्गत कौन सा फल है जो सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। क्या नींबू पाया जाता है, या अमरूद पाया जाता है, आम पाया जाता है, पपीता पाया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए, उम्मीद करती हूँ सभी से आ जाएगा। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर करें, आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आम हो जाएगा। वैसे भी आम का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने हम। बहुत इजी से भी क्वेश्चन है। चलिए, आंसर उम्मीद करती हूँ आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पर 25 में 25 तो आपके आने चाहिए, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला देख लीजिए, क्विनोन जो कि मलेरिया की औषधि है। आप यहाँ पर ऑप्शन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ।
आंसर करें सभी लोग। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुनैन, जो कि मलेरिया की औषधि है। क्या है? कुनैन, जो कि मलेरिया की औषधि है ना। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? सिनकोना, इसी में दिया हुआ है कुनैना, जो कि मलेरिया की औषधि है। सिनकोना नामक, ये सिनकोना है, सिनकोना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ये क्वेश्चन हर बार आता है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ली हूँ ताकि आपको बिल्कुल यहाँ से ये क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर इस बार भी आ जाए तो अब मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से मैं मॉडल पेपर बनाने वाली हूँ आप सबके लिए। डेली मॉडल पेपर भी आपको सबको सॉल्व कराने के लिए यहाँ पर दिया करूँगी, है ना, कि आप अपनी तैयारी को भी आकलन कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं क्या कुनैन, जो कि मलेरिया की, और यहाँ पर कथन किसकी बात की गई है? गलत कथन की बात की गई है ना। तो देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? कुनैन, जो कि मलेरिया की औषधि है, जो कि सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। जो मलेरिया की औषधि है कुनैन, वो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। कौन सा कथन गलत की बात की है? ध्यान रखिएगा। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है कि दालों में प्रोटीन पाया जाता है ना। हम सभी दाल खाते हैं तो मालूम है हमको कि प्रोटीन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, क्या पाया, कार्बोहाइड्रेट, बस आप प्रोटीन क्या मिलता है, तो हमको दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, कि हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। हरी सब्जियां क्या है? विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी सही बात है। हरी सब्जियां हमको क्या मिलता है? खनिज, जैसे पालक हम खाते हैं, इनसे खनिज लवण भी मिलता है। हरी सब्जियों से हरी सब्जी करेला से है ना, सब पालक से है, लौकी से है, भिंडी से है, सब कुछ हमको क्या मिलता है? हरी सब्जियों से विटामिन मिलते हैं और खनिज लवण का अच्छा ये स्रोत होते माने जाते हैं ना। बात करें अगर फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि चावल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। चावल क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि चावल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात किसकी की गई थी? कथन, गलत कथन की गई थी। तो ये पहला तो आपका सही, क्योंकि कुनैन जो मलेरिया की औषधि है वो सिनकोना नामक पौधे, क्योंकि एक क्वेश्चन बना था टेट सीटेट में बना हुआ क्वेश्चन है कि मलेरिया में जो दवाई की, यहाँ पर सिनकोना ऑप्शन में था कि कौन से पौधे से बनाई जाती है मलेरिया औषधि, तो क्या ऑप्शन था? सिनकोना था। तो बहुत सारे पिछली बार की एग्जाम में आया था सीटेट में, तो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स उसको गलत करके आ गए थे, तो आपको इस बार बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए ये मैं क्वेश्चन में इंक्लूड करके लाई हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका सिनकोना नामक पौधे मलेरिया की औषधि में उपयोग करते हैं। फिर आपका दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया, ये भी सही है। हरी सब्जी विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं। चावल में प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी फ्रेंड्स आंसर करते रहे और मन लगा करके शेयर भी करते रहिए। अपनी ईमानदारी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको जल्दी से लाइव क्लास लेना है ना। अपने परिवार की तरह हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। दूध से दही का बनना, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हर टेट एग्जाम में भी आता है। दूध से दही का बनना, पाचुरीकरण से क्वेश्चन बनता है। दूध से दही का बनता है ना, खट्टे स्वाद का बनता है। नींबू से क्वेश्चन बनता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है ना। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, हर बार टेट एग्जाम में बनते हैं। तो दूध से दही का बनना क्या है? क्या भौतिक परिवर्तन है, या तापीय परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, नाभिकीय परिवर्तन है? और हाँ, मैं आप सबके लिए भी बताने वाली हूँ, जल्दी ही क्वेश्चन बाइलिंगुअल होने वाले हैं, तो आप सबके लिए समझने के लिए और भी आसान हो जाएंगे। अभी टाइप वाले जो भैया थे हम लोग के, तो वो नहीं थे अभी कोरोना के कारण, बट वो जल्दी ही आने वाले हैं, तो हम बाइलिंगुअल भी यहाँ पर करा देंगे, है ना। तो वो भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर दे रही हूँ, है ना, क्योंकि मेहनत से ये कंटेंट बनता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर उनको कोई लाभ ना हो, यहाँ पर उनको लाभ हो, अपनी तैयारी बेहतर करें, है ना। ठीक है, आपको सिर्फ उस लाभ के बदले एक ही काम करना है, आपको सिर्फ शेयर करना है, और कुछ भी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ शेयर करने के लिए, क्योंकि हमको और कोई प्रॉफिट यहाँ से नहीं होता बेटा, कि हमको यूट्यूब कोई प्रॉफिट पैसा दे रहा है हमको, या कोई अन्यत्र दे रहा है। हमें सिर्फ शेयर करने से ही हमको लाभ मिलता है। जितने ज़्यादा हमें लोग जुड़ सकेंगे उतना अच्छा हमारे लिए हो पाएगा। और उसका रीज़न ये है कि हमको भी लाइव क्लास नहीं मिली है, तो जितने ज़्यादा हमसे लोग जुड़ पाएंगे उतना जल्दी हमको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ को, प्रॉब्लम को समझिए। अगर चाहते हैं कि मैम से मैं रूबरू होकर बात करें, अगर हम कोई प्रॉब्लम कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैम तुरंत उसका रिप्लाई करें, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो दूध से दही का बनना जो परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है ना। चलिए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है ना। वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? चलिए देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है कि बात किसकी कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, है ना, कि पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी अवशोषित करता है ना।
एक अवशोषित करता है, फिर दूसरा क्या करता है, वो निष्कासित करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा क्या है, नाइट्रोजन है, चौथा क्या है, जल वाष्प। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा, अवशोषित कौन सी गैस अवशोषित करते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वो पादपों क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वो हमें क्या बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। चलिए, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ईमानदारी से शेयर करके आइए, आप लोग सभी लोग शेयर करके आए एक बार। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम तो बात करेंगे कि जल जनित रोग क्या है। रोग से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, बीमारी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ताकि इनको भी आप रिवीजन कर सको, है ना। मेरा मकसद है ईमानदारी से अपना काम करना, है ना, कि यहाँ पर मैं प्रतिबद्ध हूँ कि आप सबकी तैयारी को, इस बार की सरकारी नौकरी को आपको एक एक सीट सबको दिलानी है ना, ये मैं प्रतिबद्ध हूँ। बस हाँ, उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको डेली जो क्लासेस का कंटिन्यूटी है यहाँ पर, जैसे जिस तरह मैं, तबीयत भी मेरी खराब है लेकिन फिर भी क्लास लेती हूँ, उसी तरह आपके पास कोई भी परिस्थिति हो लेकिन अपने भविष्य के साथ बिल्कुल भी आपको कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि अगर आज आपने बना लिया अपना जीवन तो कल आप आराम से बैठकर कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने आज फ्यूचर नहीं बनाया अपना तो कल आप सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता शेष। इसलिए समय रहते, जो व्यक्ति समय रहते सब कुछ कर लेता अपने लिए, तो वही जीवन में सक्सेस रहता है ना। उसी को लोग याद करते हैं, पूछते भी हैं, वरना नौकरी वोकरी नहीं मिलती तो कोई नहीं पूछता कि बंदे क्या कर रहे हैं, है ना, भैया क्या कर रहे हो, कोई बात भी नहीं करता। तो अगर आपके पास कोई ना कोई काम है, काम छोटा हो या बड़ा, है ना, तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें आप सफल होना चाहिए। अब आपने प्रतिभा तो आप अप्लाई कर चुके हो सरकारी नौकरी के लिए, तो फिर जिस काम पे आप कदम बढ़ाए हो तो आप उसे पूरा कीजिए, है ना। सिर्फ नाम करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, मन लगा के कीजिए। अब क्यों नहीं मिलेगा, इंसानों को ही नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, है ना, तो हमको भी ये काम करके चलना है कि मिलता है, किसी ने, हर व्यक्ति कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो आपको यह मन बना के करना है, तो कोई ना कोई व्यक्ति ही कर रहा होगा ना, टीचर कोई व्यक्ति ही बनता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। आप ये सोचिए अपने मन में कि हम क्यों नहीं बन सकते, क्या कमी है हमारे अंदर, जो कमी है उसको बाहर निकालिए, उसकी तैयारी को बेहतर कीजिए। सिर्फ एक सोल्यूशन यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और कोई उसमें बाहर एक्स्ट्रा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बातें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स फिर कहते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो ऐसे यहाँ पर मौके ना आने पाए, इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। चलिए, तो जल जनित रोग है, यहाँ पर रोग की बात की गई है, जल जनित, है ना। तो जो गंदे पानी से यहाँ पर रोग होते हैं, तो वो कौन से रोग होते हैं, क्या छोटी माता होती हैं या मस्तिष्क। छोटी माता की जो बात करें तो ये तो छुआछूत जो लोग मानते हैं ना, गांवों में क्या मानते हैं, छुआछूत मानने लगते हैं इसको। छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, उल्टी दस्त। तो यहाँ पर जानते हैं कि उल्टी दस्त किससे होता है, ये जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, है ना। अतिसार को ही उल्टी दस्त कहते हैं, तो ये कैसा है, ये जल जनित रोग है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपना नंबर बता के जाएंगे। कोई भी साथी मेरा ये छोड़ के नहीं जाए कि नंबर ना बता के जाए, सभी साथी को आज अपना नंबर बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए, और जल्दी मैं यहाँ पर अटेंडेंस लेने वाली हूँ, कौन कौन से साथी यहाँ पर डेली जुड़ते हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं, है ना। चलिए, तो कंटिन्यूटी बनाए रखना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। चलिए देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। वायु प्रदूषण का जो हवा में, मतलब वायु में प्रदूषण फैलता है, उसका क्या कारण होता है। जैसे बोले, अपन बोलते हैं ना कि गंदी वायु आई, जैसे भी, मतलब उनमें प्रदूषण का क्या कारण क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या कीटनाशक होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, या धुआं होता है कि जैसे इंडस्ट्रियों से धुआं, गंदे गंदे धुआं निकलते हैं, तो जैसे उसमें पॉइजन रहता है ना, केमिकल रहता है, वो सब धुआं जो मिलते हैं, तो क्या उससे वायु प्रदूषण का कारण होता है, या ध्वनि विस्तारक से होता है, या पेड़ पौधे से होता है। पेड़ पौधे से तो नहीं होता, ये तो हमें फायदे के लिए होता है ना, तो जैसे हम उन पर डिपेंड है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो यहाँ पर किसका हो, वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा, कारण क्या है, धुआं हो जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियों से धुआं निकलता है वो क्या होते हैं, वो वायु में प्रदूषण का काम करते हैं, वो कारण बनते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का, यानी सभी शिक्षा जो समग्र, जैसे बोलते हैं समग्र विकास, सर्वांगीण विकास, सभी विकासों का यह कारण बन सकता है। तो यहाँ यदि वह क्या कैसे हो, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो। वो शिक्षा कैसी हो, क्या एकीकृत हो, या समावेशी हो, या विषयगत हो, या उपयुक्त सभी हो। आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर कीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये एमपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं सभी टेट से लेकर के आती हूँ, बस इसमें ईयर नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ईयर भी लिख दूंगी और जो टेट का आया हुआ है वो भी आपको टेट यहाँ पर बता दूंगी, है ना। तो आंसर कीजिए सभी लोग।
पहला ऑप्शन क्या होगा, एकीकृत है कि अगर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों को समग्र शिक्षा कारण बनाना है तो कौन कौन सा कारण होता है समग्र शिक्षा का, एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। कुछ सब तबीयत सही नहीं मेरी, ज़्यादा डिटेल नहीं दे पा रही हूँ आपको, तो यहाँ पर क्या जितना जरूरी है उतना तो आपको दे ही रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो जाएगी, एकीकृत की। एकीकृत सही है, जैसे कि आप ईबीएस में आपको क्या क्या इंक्लूड करा दिया, जैसे आप अपन पढ़ रहे हैं ईबीएस के पेपर पढ़ रहे हैं, बट आपको क्या मिल गया यहाँ पर, संविधान भी मिल गया, है ना। यहाँ पर आपको ईबीएस का भी पार्ट मिल गया, साइंस का भी कुछ पार्ट मिल जाता है, पेडागॉजी का भी। तो ये कैसा एकीकृत है ना, एकीकृत है, समग्र है ये। फिर समावेशी की बात होगी, समावेशी मतलब समान, यहाँ पर समावेशी की बात हो जाएगी कि क्लासेस की बात होगी, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ते हैं। अब पढ़ाई कैसी, वर्तमान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। विषयगत मतलब पढ़ाया वही जाए जो आपके उस क्लास से रिलेटिव हो, आपके कंटेंट से रिलेटिव हो। तो ये सब कैसा है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये समग्र शिक्षा का जो कारण बनेगा सभी शिक्षाओं का, तो वो कैसा है, ये उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, भाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि मिजोरम की क्या भाषा है ना। और मतलब हर जो जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेटों का वहाँ की भाषा पूछी जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुडुख कहाँ की भाषा। चलिए फेमस क्वेश्चन है, तो आप उम्मीद करती हूँ आपसे सभी से बन जाएगा। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। पहला ऑप्शन मणिपुर की, या अरुणाचल प्रदेश की, या मिजोरम की, झारखंड की। आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए, राइट कीजिए। इसमें ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। झारखंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका झारखंड हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ कैसी भाषा झारखंड की, कुडुख यहाँ की भाषा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। जो जड़ कार्य करती है पौधों में, तो वो कौन सा कार्य नहीं करती हैं। देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, नमी उपलब्ध कराना। तो जो जड़ होती हैं वो बिल्कुल करती है नमी का, है ना। जब पानी गिरता है तो वो कैसी, उनकी नमी, मिट्टियाँ कैसी हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। तो ये भी उपलब्ध कराती हैं। पौधों को सहारा देना, बिल्कुल जड़ तो सहारा ही, वही तो खड़े करते हैं पूरा, है ना, सहारा देते हैं, वो पूरा सहारा लिए रहती हैं। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, सही बात है, जल को अवशोषण करके रखती हैं, तो है ना। तो पत्तियों को मतलब कि जो इनमें अवशोषण करके वो क्या करती हैं, पूरे पेड़ों को प्रवाहित करते हैं। जो जड़ होते हैं अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर पूरा उनको ऑब्जर्व करवाते हैं, है ना। फिर क्या है, जड़ें खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। जो एक पूरा पौधा है तो जड़ इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नमी उपलब्ध कराना, ये भी जड़ करती है। पौधों को सहारा देती, ये भी करती हैं। जल तथा खनिजों को अवशोषण करती, ये भी करती हैं। फिर जड़ें खाना बनाती हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है ना। तो मतलब यही आपका नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछ क्या रहा है कि जड़ का कौन सा कार्य नहीं है, कि जड़ें खाना बनाती हैं। तो ये गलत है, जड़ें खाना नहीं बनाती हैं, बनाता कौन है, पत्तियां बनाती हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अभी, अगर जो लोग नए जुड़े हैं तो अपने सभी साथियों को लेकर के आए, सभी साथियों को शेयर करते हैं। एक बार बैक होकर के शेयर करके आइए, सभी फ्रेंड शेयर करके आए। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं आजकल मेरी, तो पानी लेना उचित है। और आप सबको भी पानी लेना उचित है ना। पानी भी पी लिया करिए, बीच बीच में पानी बॉटल सब लोग रख के बैठा करिए, हैं। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो गया था कि जड़ें खाना नहीं बनाती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम देख लेते कर्णम महेश्वरी से, हर बार टेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीटेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कर्णम महेश्वरी से। ईबीएस के जब हम क्वेश्चन पढ़े थे, एनसीईआरटी का जो हम पूरा निचोड़ पढ़े थे सीटेट स्पेशल में, उसमें हम कर्णम महेश्वरी के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस, आप जितने भी साथी मेरे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस संधि की दी है, समास की दी है, क्रिया की दी है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लास सीडीपी की दी हुई है, ईबीएस की प्रैक्टिस क्लास दी हुई, हिंदी की भी दी हुई, पेडागॉजी की अलग से क्लास है, व्याकरण की अलग से, सभी को आप रिवाइज कीजिए। वहाँ पर जो क्लासेस प्लेलिस्ट में, ये नहीं कि पुरानी क्लासेस देखने के लिए हैं, उनको आप रिविजन कीजिए, है ना। अगर आपको समझ में, जो आपको जहाँ पर समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे, है ना। चलिए बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कर्णम महेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, या उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलो तक भार उठा सकती थी, या जब वह 12 वर्ष की तब से वह, यहाँ पर तब होगा, तब से वह भार उठाने के लिए कार्य करने लगी थी, या इनमें से सही। सभी लोग आंसर करें,
क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वेट लिफ्टर है, कर्णा मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है, वो वजन उठाती हैं और वो अब तक कितने किलो का वजन उठा चुकी हैं? 130 किलो का वजन वो उठा चुकी हैं। कर्णा मल्लेश्वरी जी 130 किलो का वजन अब तक उठा चुकी हैं और जब वो 12 वर्ष की तब से उठाने का कार्य वो करने लगी थी। वो 12 वर्ष की थी तभी से वो वजन उठाने वाला कार्य करने लगी थी। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। वो कौन है? एक वेट लिफ्टर भी है, 130 किलो का वजन भी उठा सकती है, 12 वर्ष से वो कार्य करने लगी थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा? प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना जैसे अपन ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे टीचर हमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो भी दे देते हैं हमें। अगर बच्चों को आपने क्या किया कि आप एक बेटा काम करो कि आप क्या यहाँ पर जो खिलौने रखे हुए हैं इसको जोड़ डालिए। अगर उन्होंने तोड़ रखा तो आप क्या करो, इसको जोड़, तो प्रयोग करवा रहे हैं उनसे, आकलन करवा रहे हैं कि जोड़ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ना। तो आकलन का एक संकेतक है, या तो वो स्वयं का आकलन कर, जैसे यहाँ पर थ्योरी क्लास में, कुछ साइंस क्लासों में क्या होता है, प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है आकलन करने को बच्चा कभी कभी खुद भी प्रैक्टिकल क्लास में जाता है तो खुद भी करता है ना। कभी कभी सर भी उनको प्रैक्टिकल के रूप में उन्हें वो सेशन देते हैं कि आप प्रैक्टिकल करके इसको आइए, फिर हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बताइए क्या क्या आपने यहाँ पर किया है। तो बात करेंगे प्रयोग करने की। आकलन का एक संकेतक है, हम प्रयोग करते, सही बात है, आकलन का एक संकेतक है। निम्न में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है तो सबसे जो राइट है कि आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो कौन सा? आंसर कीजिए सभी लोग। सृजनात्मक लेखन है या निदर्शन प्रदर्शन है, हस्तपरक गतिविधि है या चित्रपठन? आंसर कीजिए सबसे आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? आंसर करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हस्तपरक। बात जब आए किसकी? हस्तपरक। मतलब जब कोई चीज वैसे भी आप प्रयोग कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी भी चीज का, अपने हाथों से ही तो करोगे, तो वो ज्यादा अच्छी चीजों को आसानी से, जैसे आपने क्या किया, आपने कितने भी आपने देखा है कि आपने कुछ भी बनाते हो, मम्मी को आपने देखा कि मम्मी हलवा बनाती हैं, मेवा बना, जो भी बनाती है मम्मा, तो आप सिर्फ देखे हो ना कि मम्मी ने बनाया है, बट अब जब तक अपने हाथों से नहीं बनाओगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी। सिर्फ देखने से चीज़ें नहीं आती हैं, आपको करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर लेक्चर देख ली है ना कंप्लीट, आपने सोचा कि हमने तो मैम का कंप्लीट सेक्शन देख लिया है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया, अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं किया, वो देखने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। हस्तपरक गतिविधि मतलब अपने हाथों से करोगे वो गतिविधि तो ज्यादा अच्छे से आकलन करने का वो तरीका हो जाएगा, उपयुक्त तरीका है। उस चीज ऑब्जर्व करके सीखोगे तो आप लॉन्ग टाइम तक उसे याद भी रखो कि हमने ये काम किया था, ऐसे से ऐसे होता है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का सुरक्षा तथा संरक्षण है, कि सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के संसाधनों का अधिक उपयोग है, कि पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर करें इसका क्या है राइट ऑप्शन? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है? आंसर कीजिए। क्या पर्यावरण के संसाधनों का अधिक उपयोग है कि अधिक से अधिक उसका उपयोग करें, या पर्यावरण संसाधनों का न्यूनतम उपयोग है मतलब उसका न्यूनतम उपयोग करें, ये उसका उद्देश्य है, क्या इनमें से कोई नहीं, या कौन सा है ऑप्शन? आंसर कीजिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा, देख लीजिए कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहा है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो ईवीएस यहाँ पर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का सुरक्षा तथा संरक्षण, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा के द्वारा हम देंगे कोई भी चीज़ तो ज़्यादा आसान, ये नहीं कि हम आपको लेक्चर क्लास दें अलग से, है ना, कि यहाँ पर दिलाएं कि आप नहीं वाद विवाद प्रतियोगिता बना दें यहाँ पर, कि हम कंटेंट के द्वारा कोई भी चीज़ देंगे तो ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, कर्तव्य दिए हुए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर कीजिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ये कैसा विकास है कि सिर्फ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो? क्योंकि इन संविधान में ऐसी कोई तो बात नहीं की गई कि सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है ना। तो यहाँ पर बात किसकी की गई? बच्चों का सर्वांगीण विकास। सेकंड है पुरुषों का सर्वांगीण विकास। जब पुरुषों बस का सर्वांगीण विकास होगा तो महिलाओं को कौन करेगा, है ना। फिर तीसरा क्या है? महिला सशक्तिकरण। फोर्थ क्या है? नागरिकों व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। किसका? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का
क्या है, सर्वांगीण विकास है। यह मूलभूत या इसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है कि नागरिकों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है। इन सबको मतलब उनको सर्वांगीण विकास, उनका उद्देश्य जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी वो निर्देश निकालते हैं, वो क्या होता है, वो किसी एक व्यक्ति का विकास के लिए नहीं होता, वो सर्वांगीण विकास के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, हम कहते हैं कि आप शेयर कीजिए, आप सभी फ्रेंडों को शेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास हो। जब यहाँ पर कोई काम ईमानदारी से हो रहा है, कोई अच्छा कंटेंट बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि सभी तक जाए। हम क्यों चाहें किसी एक व्यक्ति का रहे, ये हर व्यक्ति तक जाए। और ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है कि आप हर व्यक्ति तक इसे पहुंचाएं। हम हर व्यक्ति से नहीं कह सकते कि आप पहुंचाएं, लेकिन ये आपका दायित्व है कि अगर आप कुछ चीज़ कंटेंट पा रहे हो, कोई अच्छी चीज़ है, तो हर कोई उसका लाभ उठाए। ये आप बिना कहे भी शेयर करना चाहिए, है ना। लेकिन हम आपको भी याद दिला रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे हमारे साथी बहुत अच्छे हैं, वो साथ देते हैं, शेयर भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे सहयोग अपना देते रहेंगे। और अपनी प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हर संडे को हम अब इसके लिए डिटेल में वीडियो बताएंगे आपको, वीडियो बनाकर कैसे कैसे यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन रहा करेंगे हर संडे को। यहाँ पर जो भी सबसे अच्छा जिसका रैंक रहेगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे, और उसका हम यहाँ पर फोटो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे, है ना। चलिए, बातचीत भी करेंगे उनसे, और हम ये भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये तो हर संडे को रहेगा कि ये प्रश्नोत्तरी वाला हर आकलन जो आपका तरीका हमने बताया निकाला है, कि आपका आकलन का यही तरीका है कि अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पर आपका टेस्ट लें हर संडे को जो रहेगा, है ना। तो ये आपका तैयारी भी बेहतर हो पाएगा, और हम आपका आकलन भी ले लेंगे, है ना, कि आपने तैयारी कितनी की है, हम जो पढ़ा रहे हैं तो क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, है ना। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, क्लासेस नहीं समझ में आ रही है, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। और आपको मैथ्स का पार्ट हमने सोच लिया है कि हम आपको मैथ का कंटेंट पार्ट देंगे, ताकि आप अपना रिवीजन पूरी तरीके से यहाँ पर कर पाओ, है ना। और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।